तो गाइस डेली एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो के बारे में दे रखा है। आप ये इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो दोस्तों बताइए, भारत, इंडोनेशिया, जापान और चीन में से कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव आप ज्वालामुखी देख सकते हैं? तो गाइस सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी देखेंगे आप इंडोनेशिया में, जो अपनी प्रशांत बेल्ट पेटी है, वहां पर विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो इस कारण इंडोनेशिया और जापान क्षेत्र में इन दोनों चार ऑप्शन में से सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। चर्चा करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। दोस्तों ज्वालामुखी का संबंध होता है वो पृथ्वी के जो अंतर्जात बल होता है उससे उत्पन्न होने वाला आकस्मिक संचलन है। अर्थात पृथ्वी के अंदर बहुत सारे बल होते हैं, उन बलों में कुछ आकस्मिक संचलन होते हैं, उससे से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट के गलन से मेग्मा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जब यही मेग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़कर सतह पर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस लावे के अंतर्गत शामिल होता है गैस, राख, तरल पदार्थ आदि जो पृथ्वी की आंतरिक सतह है उससे बाहरी सतह पर आते हैं। इस प्रकार मेग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की जो संपूर्ण क्रिया होती है वो वोल्केनो कहलाती है, ज्वालामुखी कहलाती है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जो गैस निकलती है वो जल वाष्प गैस होती है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इसमें क्या निकलती है, जल वाष्प निकलता है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और जो अपना नाइट्रोजन होता है आदि गैसें हैं वो भी इससे निकलती हैं। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, जैसे कि राख गैस, तरल पदार्थ, जलवाष्प, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आदि गैसें हैं वो इसके तहत निकलती है। ज्वालामुखी का कारण क्यों है कि ज्वालामुखी आता क्यों? गाइस पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं इनके विघटन के फलस्वरूप अत्यधिक तापमान के कारण जो संवहनीय धाराएं होती हैं उनकी उत्पत्ति होती है, जो कि प्लेटों के संचलन हेतु महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। पूछ लिया जाता है ये भी कि संवहनीय जो प्लेटों के संचलन के लिए कौन सी धाराएं उत्तरदायी होती हैं, तो वो होती है संवहन धाराएं होती हैं जो प्लेटों का संचलन करवाती हैं। कई संवहन धाराओं के कारण प्लेटों में अपसारी, अभिसारी और समांतर जो प्लेटें हैं वो आपस में संचलन करती हैं। किंतु ज्वालामुखी है वो अपसारी और अभिसारी प्लेटों के संचलन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अभिसारी प्लेट में क्या होता है, प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। ये बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर भूस्खलन होता है, भ्रंश उत्पन्न होता है जिसके कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। अभिसारी प्लेट में क्या होता है, ये एक दूसरे की प्लेट ऐसे विपरीत दिशा में आते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। इसमें भारी प्लेट तो नीचे रह जाती है और हल्की प्लेट ऊपर आ जाती है, तो नीचे वाली प्लेट का क्या है था, पिघल जाती है, विघटन हो जाता है जिसके कारण भूकंप आते हैं। वही समानांतर प्लेट को अपन रूपांतरित प्लेट भी कहते हैं, जो कि एक दूसरे के समानांतर चलती है, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप नामात्र के बराबर आते हैं। दोस्तों अभिसारी प्लेट है वो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गति करती हैं, इससे भ्रंश की क्रिया उत्पन्न होती है, फलस्वरूप दाब में कमी के कारण शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी यहाँ पर उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अभिसारी प्लेट के कारण महासागर के जो बेसिन होते हैं वहां पर बेसाल्ट लावा से महासागरीय कटक का निर्माण होता है। वहीं महाद्वीपीय क्षेत्र में बेसाल्टिक पठार का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, अभिसारी प्लेट है वो एक दूसरे के ऊपर विपरीत दिशा में गति करती है, जिसमें महासागरों के अंदर जो कटक बनता है बेसाल्ट लावा का और महाद्वीपों के अंदर पठारों का निर्माण होता है। वहीं अभिसारी प्लेट होती है वो अत्यधिक घनत्व वाली प्लेट होती है, जो कि कम घनत्व वाली प्लेट के ऊपर क्षेपण हो जाती है। मतलब ये दो प्लेट है ये एक दूसरे के समांतर आती है, एक दूसरे के सामने आती है, तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे रह जाती है और उच्च घनत्व वाली प्लेट है वो नीचे और कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर आ जाती है। इसमें दाब और ताप की अधिकता के कारण मेग्मा की उत्पत्ति होती है और यही मेग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़कर
सतह पर वापस आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। दोस्तों, अभिसारी प्लेट के कारण महाद्वीपों के क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अभिसारी प्लेट है वो ज्वालामुखी पर्वत और महासागरों के अंदर ज्वालामुखी द्वीप के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो ये अपने चर्चा की ज्वालामुखी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? गाइस बताइए, ये ऑप्शन दे रखे हैं, मिल्खा सिंह, विजेंद्र सिंह, गुरु तेज सिंह और दिल प्रदीप सिंह में से फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्या आप मुझे कमेंट में बताएंगे? अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो गाइस, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा है वो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति है वो 1756 के आसपास हुई थी। इन शब्दों को गाइस अपने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी इंक्लूड किया गया है। स्वतंत्रता मतलब सभी को समान रूप से स्वतंत्रता मिले, सभी में समानता बरती जाए और सभी में भाईचारा रहे, बंधुत्व रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? गाइस बताइए, यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर है कथक। ये है भारतनाट्यम, ओडिसी और मणिपुरी। भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी है वो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुरी है वो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अपन देखें शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, तो ये अपने शास्त्रीय नृत्य हैं। तमिलनाडु का भारतनाट्यम, कथकली है वो केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, सत्रिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का और मोहिनीअट्टम है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अपन यहाँ पर कथक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कथक का आरंभ है वो एक मौखिक परंपरा के रूप में हुआ था, जहाँ कथाकार ने महाकाव्य और जो मिथक आदि जो किंवदंतियां होती है उन पर आधारित वो कहानियां या सुनाया करते थे। बाद में कहानी कहने की क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्य अभिनय होने लगा और इसमें हाव भाव भी जुड़ने लगा। दोस्तों, इसमें वैष्णव पंथ और भक्ति आंदोलन के उदय होने से इसमें गीत और संगीत के रूपों की श्रृंखला भी शामिल हो गई। ठीक है, तो वैष्णव पंथ और भक्ति आंदोलन ने कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उसको बढ़ाने में सहायता की, इसमें गीत और संगीत को इंक्लूड किया। वही रासलीला, जिसमें संगीत, नृत्य, कथा के संयुक्त अवयव, मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र में पश्चिमी यूपी के जो कलाकार हैं उन्होंने इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण काम किया। तो रासलीला है, इसने कथक को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, कथक पर मुगलों का प्रभाव रहा। मुगलों के अधीन यह धीरे धीरे मंदिर प्रांगण में ये जो कहानियां वगैरह सुनाई जाती थी वो शाही दरबार में स्थानांतरित हो गई, जिसे अत्यधिक शैलीबद्ध किया गया। इसे मनोरंजन के एक रूप में देखा जाने लगा। इसे अपनी वर्तमान विशेषताएं हासिल कर ली और एक विशिष्ट शैली के साथ एक नृत्य शैली के रूप में यह विकसित हुआ। दोस्तों, ये नृत्य जो अभिव्यक्ति है, भाव अर्थात जो मनोदशा है, इसमें इस पर अधिक जोर दिया गया, जिससे नृत्य की शोभा, अभिव्यक्ति और कामुकता इसमें जुड़ गई। दोस्तों, यह जो नृत्य शैली है वो फारसी वेशभूषा और फारसी जो नृत्य शैली है उससे प्रभावित है। ध्यान रखना, कौन सी शैली से प्रभावित है ये है फारसी नृत्य शैली से वेशभूषा है उससे प्रभावित है। 19वीं शताब्दी में गाइस जो वाजिद अली शाह है, जो लखनऊ घराने के महाराजा हुआ करते थे, इनके संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कौन से राजा के शासनकाल में, कौन से नवाब के शासनकाल में कथक का स्वर्ण युग रहा था, तो वो है नवाज वाजिद अली शाह, लखनऊ घराने के जो राजा थे इनके दौरान। इसके प्रदर्शन के ढंग की बात करें, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ शरीर के भार का समान वितरण शामिल होता है। दोस्तों, मूल अवस्था में ये एक सीधी मुद्रा होती है, जिसमें एक हाथ सिर से ऊंचा होता है और दूसरा हाथ कंधे तक फैला हुआ होता है। दोस्तों, इसमें शरीर में कोई विक्षेप या कोई तीव्र मोड़ या फिर घुमाव नहीं होता है। ध्यान रखना, शुद्ध नृत्य पर जोर देते हुए पैरों के प्रयोग से एक प्रभावशाली पद्धति का इसमें उपयोग किया जाता है। वहीं पूरे पैर का संपर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें, जहाँ केवल पैर के अंगूठे या गेंद का उपयोग किया जाता है और उनका कार्य भी सीमित होता है। गाइस, जिसमें शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से में कोई क्षेपण नहीं होता है।
तेज मोड़ या घुमाव का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। इसकी शुरुआत है वो थाट से होती है, जिसमें गर्दन, बोहें, कलाइयों की सौम्य गतिविधियां शामिल होती हैं। पूछ लिया जाता है इनकी विशेषताओं के बारे में, एग्जाम में दे दिया जाता है ऑप्शन कि कौन सी विशेषता है वो कथक डांस की है। और इसके बाद इसमें क्या होता है, औपचारिक प्रवेश होता है जिसे अमेद कहा जाता है, अमेद यानी प्रवेश, और फिर सलामी की दी जाती है अर्थात अभिवादन किया जाता है। लयबद्ध अक्षरों को सुनने के लिए नर्तक और संबंधित गतिविधियों को क्रियान्वित करने से पहले इसमें रुकते हैं। इसकी लयबद्ध बनावट और संगीत की बात करें तो कथक का नृत्य भाग है वो नगमा द्वारा प्रस्तुत होता है। ठीक है, इसमें नगमा होता है उसके द्वारा कथक का भाग है वो प्रस्तुत किया जाता है। जुगलबंदी नर्तक और ढोलक वादक जो कि पखवाज वादक का इसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, मुख्य भाव भंगिमा का भाग की बात करें नृत्य और अभिनय की, तो ये छोटे कथात्मक अंश है जिसमें ध्रुपद संगीत के साथ साथ कर्षण जीवन के प्रसंगों को भी इसमें दर्शाया जाता है तथा अन्य गीतों की ठुमरी, भजन, दादर आदि इसमें शामिल होते हैं। इसमें संगीत पर आधारित हाव भाव से व्याख्या की गई काव्य पंक्तियां भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ध्रुपद गायिका, भजन, ठुमरी, दादर आदि जो गायिकाएं होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती है, साथ ही काव्य पंक्तियां भी इसमें शामिल होती हैं। कथक की अनूठी पहचान की बात करें तो गाइस ये मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है, अर्थात एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो कि मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसकी जड़ें हिंदुस्तानी और उत्तरी भारतीय संगीत शैली की गहराइयों से जुड़ी हुई है। ठीक है, कथक हिंदुस्तानी संगीत एक दूसरे से प्रभावित हुए हैं और एक दूसरे को समानांतर रूप से इन्होंने विकास भी किया है। इसके प्रमुख कलाकारों के बाद में बात करें कलाकारों के बारे में, तो वह है बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी। बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी प्रमुख कलाकार हैं इसके कथक डांस के। तो ये अपने चर्चा की कथक के बारे में। तो आज के एग्जाम गाइड के एनालिसिस क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं। थैंक यू।